अस्सलाम वालेकुम। टाइम कम्प्लेक्सिटी है नेक्स्ट हमारे पास। टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज इन टर्म ऑफ बेसिक ऑपरेशंस आई कंपैरिजन असाइनमेंट एक्सेट्रा। यानी कि जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि कंपैरिजन होना या कोई असाइनमेंट होती है, जैसे इनिशियलाइज करना किसी वेरिएबल को, तो उस वक्त क्या होता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम लोग मेजर करते हैं। एल्गोरिदम परफॉर्म्स एज फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। फंक्शन ऑफ इनपुट साइज कैसे? यानी कि जितनी इनपुट साइज होगी उसके फंक्शन के तौर पर वो चलेगा। ये इस नोटेशन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जब भी कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो ये इस तरह से कुछ नोटेशंस लिखी होंगी, जिसके अंदर एन जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट होती है, सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, और ये जो एफ इंटू एन लिखा हुआ है ना, ये वो फंक्शन होता है जिसकी हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होते हैं। तो बेसिकली फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? कंपैरिजन करना, असाइनमेंट करना, या फिर और भी जिस तरह प्रोडक्ट या प्रिंट करवाना वगैरह, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो डिनोटेड बाय एन होता है। बेसिक गोल टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या है? मेन गोल इज टू एनालाइज हाउ द गिवन एल्गोरिदम बिहेव्स एज द इनपुट साइज ग्रोज लार्जर। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज ग्रो करता है, बढ़ता जाता है, हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कि n नंबर ऑफ इनपुट्स या 10 नंबर ऑफ इनपुट्स, इन दोनों में क्या फर्क होगा? अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स है तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, अगर 10 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे। ये दोनों के क्या कहते हैं, बिहेवियर को रीड करने में हमें मदद देगा। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफन एक्सप्रेस बाय बिग ओ नोटेशन, ठीक है। बिग ओ नोटेशन से हम लोग इसे शो करते हैं, ये ऐसे ऑर्डर ऑफ एन की फॉर्म में इसे लिखते हैं। जैसे वो फंक्शन ऑफ एन होता है ना, जब हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं तो बिग ओ ऑफ एन की तरह लिखते हैं। यानी कि इसका इसका जो सा हमारे पास अपर बाउंड होता है ना, वो आ जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि अपर बाउंड क्या है? जैसे कि यहाँ लिखा है विच प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द एल्गोरिदम रनिंग टाइम, यानी रनिंग टाइम के ऊपर उसका अपर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड को हम दो तरह से रीड करते हैं। फर्स्ट है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि या तो टाइम या स्पेस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट एन एल्गोरिदम में कंज्यूम, यानी कि अब वो कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, ये उसका क्या होगा? अपर बाउंड। टोटल नंबर ऑफ टाइम जितना वो ले रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्पेस जितनी वो ले रहा है, वो उसका अपर बाउंड होगा। और जो उसकी सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि ज्यादातर यूज होती है, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा यूज होती है। मैक्सिमम स्टेप्स एन एल्गोरिदम में टेक इन वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या होता है? कि मैक्सिमम टाइम जो एक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में ले। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं एक अरे के अंदर, तो सर्च करने के काफी सारे स्टेप्स होंगे, यानी कि हो सकता है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही हो, तो वहीं से हमारा लूप टर्मिनेट कर देगा। तो वर्स्ट केस इस सूरत में क्या होता है कि अगर वो हमारी वैल्यू एंड पर पड़ी है और हमारा जो काउंटर है या जो भी उसको फाइंड करने वाला ऑपरेटर है वो एंड तक जाए, पूरी अरे से अगर वो होके जाता है, तो फिर उसका टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो ये उसका क्या होगा? वर्स्ट केस होगा। इसीलिए ये वाली डेफिनेशन ज्यादा सूटेबल होती है इसके लिए, अपर बाउंड के लिए, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एंड एल्गोरिदम में टेक इन वर्स्ट केस। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपर बाउंड। अब यहाँ इसकी ना दो एग्जांपल्स हैं कि अपर बाउंड इन दोनों में से कौन सा है, ओ एन या ओ एन स्केयर। अब ओ एन है, इसका मतलब है एन सिंगल लिखा हुआ है, एन की पावर क्या है? 1 है। तो जिसकी पावर 1 हो उसको हम लीनियर कहते हैं, यानी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ये देखें, ऐसे एक लीनियर फॉर्म में वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो एन स्केयर है वो क्या हो रहा है? उसकी निस्बत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। अगर हमने इधर देखा है ना कि एन हमारे पास कैसे इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से। लेकिन अगर आप देखें तो थोड़े टाइम में ही वो इस जगह पर पहुंच गया, ठीक है। ओ एन स्केयर सिर्फ थोड़े से टाइम में, यानी विद इन 2 सेकेंड्स उस जगह पर पहुंच गया जितना टाइम इसे 4 सेकेंड्स लेना, जितने 4 सेकेंड्स में ओ एन को लगा था टाइम, ठीक है। मैं इसे एक दफा रिपीट करती हूँ। यहाँ हमारे पास ओ एन था, एन नंबर ऑफ इनपुट्स आ रही थी हमारे पास। इनकी इनपुट्स जो सी थी उसे तकरीबन 4 सेकेंड्स लगे इस जगह पर पहुंचते हुए, लीनियरली वो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ओ एन स्केयर में क्या हुआ
कि जिस तरह हमारे पास 2 इनपुट्स आई हैं वो फटाफट से 2 इनपुट्स के अंदर ही इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया जितना कि इससे होना चाहिए था। इसमें 4 इनपुट्स की ज़रूरत पड़ी और इसमें सिर्फ़ 2 इनपुट से ही हमें वो जगह मिल गई जो हमें चाहिए थी। तो अपर बाउंड इस वक़्त कौन-सा होगा? O(n) स्क्वायर का होगा। तो ये होता है अपर बाउंड कि जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम या वर्स्ट केस जो होता है वो हमें मिल जाता है। तो ये n स्क्वायर और ON सिंगल फोर लूप और डबल फोर लूप की अच्छी एग्जांपल्स हैं। अगर सिंगल फोर लूप होता है तो वो लीनियर होता है और अगर डबल फोर लूप होता है तो क्योंकि बाहर वाला फोर लूप भी n टाइम्स चलता है और अंदर वाला फोर लूप भी n टाइम्स चलता है तो n इंटू n हमारे पास n स्केयर बन जाता है। तो ये बिग O ऑफ n को शो करता है डबल फोर लूप। ये मैंने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बनाई थी वीडियो उसके अंदर भी है था। नेक्स्ट हमारे पास है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये सारी नोटेशंस यूज होती हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली क्या है? ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंसेस में या मैथमेटिक्स में इसलिए यूज होते हैं कि ये एनालाइज कर सके किस चीज़ को, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स को। इनको ये क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं इन रिलेशन टू देयर इनपुट साइज। यानी कि जैसे जैसे आपका इनपुट साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये उसको चेक करते हैं कि कहाँ पर कैसी इनपुट आई है और किस तरह से हमारा जो सा साइज है ना इसका इंक्रीज कर रहा है और उसके साइज के साथ, उस इनपुट साइज के साथ हमारी जो कोड है उसकी प्रोफिशिएंसी क्या है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कितना वो एफिशिएंट रहा है उसके साथ। तो बेसिकली हम उसको स्केल कर लेते हैं। They provide a concise way to express how the running time or space requirement of an algorithm grow as the input size become very large। यानी कि साइज के साथ साथ कैसे टाइम और स्पेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं एल्गोरिदम में, ये उस चीज़ को भी साथ साथ नोट डाउन करता है। जैसे कि हमारे पास अगर ये 2 तरह की देखी जाए तो इसके अंदर ये लीनियर पार्ट है जबकि ये थोड़ा लोगारिथमिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये लीनियर पार्ट है और ये लोगारिथमिक फॉर्म में आ सकता है। लोगारिथमिक फॉर्म दूसरी तरह की भी हो सकती है। कई तरह के यानी कि ग्रोथ रेट्स हमें मिल जाते हैं अगर हम लोग चेक करें तो अभी फिल वक्त जो हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ रहे हैं उनमें 3 तरह की नोटेशंस आएंगी, जिनमें से अभी थोड़ी देर पहले हमने बिग O नोटेशन के बारे में पढ़ा भी है थोड़ा सा। उसके बाद ओमेगा नोटेशन आती है और थीटा नोटेशन आती है। तो बिग O नोटेशन उस वक्त क्या कह रही थी? बिग O नोटेशन कहती है कि बिग O नोटेशन प्रोवाइड एन अपर बाउंड ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ एल्गोरिदम। यानी कि ये अपर बाउंड को चेक करता है और अपर बाउंड की भी मैंने डेफिनेशन दी कि वो क्या है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हम लोग यूज करते हैं वर्स्ट केस में वो हमारे पास अपर बाउंड होता है। तो बिग O नोटेशन प्रोवाइड्स अस एन अपर बाउंड ऑफ द ग्रोथ रेट। ठीक है, इट डिस्क्राइब द वर्स्ट केस सिनेरियो। यानी कि जो वर्स्ट केस में हमारे पास फाइनली बनता है ना ग्रोथ रेट, उसको शो करता है। और इसका जो लिखने का मेथड है वो भी इन्होंने दिया है OF ऑफ n, जिसे हम O ऑफ n भी खाली लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, रिप्रेजेंट दैट एल्गोरिदम्स रिसोर्सेज यूजेज ग्रो एट मोस्ट एज फास्ट एज द फंक्शन fn। यानी कि जैसे जैसे आप fn के अंदर साइज को इंक्रीज करेंगे वैसे ही हमारा जो ऑर्डर ऑफ n है वो भी इंक्रीज होगा। दोनों में रिलेशन जो सा आएगा O ऑफ n में और F ऑफ n में, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अगर ये इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा। इसकी एग्जांपल गिवन है एक, इफ एन एल्गोरिदम टाइम कम्प्लेक्सिटी इज O log ऑफ n। एक उन्होंने टाइम एल्गोरिदम दिया और उसकी कम्प्लेक्सिटी दी है O ऑफ log ऑफ n। इट मीन्स दैट द रनिंग टाइम ग्रोज लोगार्थमेटिकली। अब लोगार्थमेटिकली यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है ना वो इंक्रीज हो रहा है इनपुट साइज के साथ। फॉर इंस्टांस बाइनरी सर्च हैज अ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ log ऑफ n। अब बाइनरी सर्च कैसे कि आपके पास एक अरे होती है जिसे हम क्या कर देते हैं फाइनली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और जब वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है तो दोनों डिवाइडेड जो पार्ट्स होते हैं वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इसी तरह बनते बनते हमारे पास लॉग की फॉर्म में आ जाते हैं जिसे हम ऑर्डर ऑफ log ऑफ n कहते हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल है।
सेकेंड एग्जाम्पल जो हमें गिवन है वो ये है कि दिस नोटेशन डोनेट्स द मैक्सिमम टाइम एन एल्गोरिदम में कंज्यूम। मैक्सिमम टाइम जो एक एल्गोरिदम कंज्यूम करता है कंसिडरिंग द मोस्ट अनफेवरेबल इनपुट साइज। अब इसकी मैं ना एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। ये आपके पास एक अरे है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इनपुट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें से सबसे फेवरेबल इनपुट कौन सी होगी? इसमें इस पूरी अरे में जिसका नाम मैं ए चले रख देती हूँ, तो इसमें सबसे जो फेवरेबल इनपुट है वो होगी हमारे पास 1। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक वैल्यू सर्च करनी थी और वो मैंने कही 1। तो ये फर्स्ट टाइम में ही यानी कि फर्स्ट टाइम में फर्स्ट इंडेक्स पर ही मिल जाएगी मुझे। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। किस तरह से? अब इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं। लेट्स से कि एक वैल्यू को सर्च करने के लिए हमारे पास 1 सेकंड लगता है, ठीक है। एक वैल्यू को सर्च करते हुए 1 सेकंड लगता है। फर्स्ट प्लेस पे मुझे 1 सेकंड लगेगा, सेकंड प्लेस पे मुझे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 5 और यहाँ 6 पर 6 सेकंड। यानी वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे कितने सेकंड लग जाएंगे? 6। तो फेवरेबल इनपुट कौन सी होगी? 1, क्योंकि मुझे इसे ढूंढने में कितने सेकंड लगेंगे? 1। और जो अनफेवरेबल इनपुट होगी वो क्या होगी? 6, क्योंकि उसे ढूंढने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड्स लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास बिग ओ नोटेशन में अगर कोई इस तरह का केस आ जाता है जिसमें अनफेवरेबल इनपुट आती है तो वही उसका क्या होता है? अपर बाउंड होता है या फिर वर्स्ट केस होता है, ठीक है। It establishes an upper bound threshold for the algorithm completion time. This measure is frequently the most pertinent in the assessing algorithm performance because it guarantees that the algorithm will not exceed this limit for any input। यानी कि अब मैंने ये जो अभी अरे बनाई थी इसमें मेरी जो फाइनल इनपुट थी वो 6 थी। अब ये सिर्फ ये नहीं शो कर रहा कि ये इसका अपर बाउंड है, बल्कि ये भी बता रहा है कि इसके आगे कोई भी इनपुट हम नहीं ले सकते। यानी कि ये आखिरी इनपुट होती है। जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि 1 इज लेस देन 10, तो इसके अंदर 9 मेरी लास्ट इनपुट होगी। मैं 10 को इंक्लूड नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का कोई साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका वर्स्ट केस भी क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर लिखी है। फॉर इंस्टांस व्हेन सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट, जो अभी मैंने बताया ये वही सिचुएशन इन्होंने नीचे भी दी है। अब इस कोड में क्या है हमारे पास? एक उन्होंने एलिमेंट जो है ना वो फाइंड करने के लिए फंक्शन बनाया हुआ है बूल टाइप का। एक अरे है, उसका साइज है और उसमें एलिमेंट उन्होंने एक दिया है जिसे हमने फाइंड करना है, ठीक है। अरे का साइज हमारे पास 10 गिवन है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स गिवन है जिसमें 2 4 12 45 6 23 9 68 90 और 100 है। फाइंड हमें उन्हें करने का कहा है कि 10 फाइंड करना है। जब वो फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन आगे से उन्हें क्या रिस्पॉन्स करेगा? पूरी जो सी अरे है उसके अंदर टोटल हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं उनके अंदर से एक भी 10 नहीं है। तो क्या होगा कि वो फर्स्ट के साथ आएगा, कंपैरिजन करेगा सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, सिक्स, फाइनली वो एंड तक चला जाएगा। लेकिन उसे पूरी अरे में कहीं पर भी एलिमेंट जो 10 है वो नहीं मिला। तो वो हमें क्या मैसेज शो करा रहा है? 10 इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे। तो ये उसका वर्स्ट केस बनता है क्योंकि वो पूरे n नंबर ऑफ एलिमेंट से गुजरते हुए गया है। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट से गुजर के गया है, इसका मतलब है कि जितना टाइम लगना था वो टोटल टाइम वही लगा है। मीन्स अगर 1 सेकंड इसका था, 1 इसका, 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 तो क्योंकि 10 एलिमेंट्स थे तो टोटल टोटल उसे 10 सेकंड्स ही लगे हैं। लेकिन कहीं पर भी उसे ये एलिमेंट नहीं मिला। तो ये वर्स्ट केस में ऐसा हुआ है।